हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सहायक शिक्षक के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सहायक शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सेकेंड देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखा हुआ है। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। साथ में सहायक शिक्षक के लिए कोर्स हमारे मोबाइल ऐप में चल रहा है, तो यदि आप इच्छुक हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की यदि आपको कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी इस कोर्स में 50% की छूट है और ये कोर्स आपको मात्र 999 में उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि इसका ओरिजिनल प्राइस है 1999 यानी कि 1999, लेकिन अभी ये कोर्स आपको 999 में उपलब्ध हो जाएगा। तो आप लोग इस 50% की छूट का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने कोर्स को बुक कर लीजिए, क्योंकि कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है। साथ में यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम देखने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सेकेंड। कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड? बताइए, भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? अधिकतम, है ना? तो कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है हमारा करेक्ट आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, आप भी साथ में उत्तर देते चलिए, ठीक है। लास्ट में आप मुझे कमेंट करके फिर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, साथ में ही आपको उत्तर देते हुए चलना है, ठीक। फिर घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के उत्पादन, ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो जो घरेलू मवेशी तथा भेड़ ये सब होते हैं ना, तो वो किस गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो वो मीथेन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएंगे, वनों की कटान के प्रमुख परिणाम है वन्य प्राणियों की प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्रण पर प्रभाव, मृदा अपरदन या उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे बताइए करेक्ट आंसर क्या है हमारा? वनों की कटान के प्रमुख परिणाम है, वन को काट दोगे परिणाम क्या निकलेगा? वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाएगा, या जल चक्रण पर प्रभाव पड़ेगा, या मृदा अपवर्दन होगा। तो यहाँ पे आपको केवल एक सही है, केवल 3 सही है, या और देख लेते हैं 1 2 सही है या 1 2 3 सही है। उत्तर भी आपने देख लिया है, लेकिन फिर भी बता दीजिए क्या सही है यहाँ पे उत्तर। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, निम्न में रबी की फसलें हैं, कौन सी हैं? धान चना है, गेहूं मक्का है, चना गेहूं है या मक्का धान है? बताइए, रबी की फसल पूछी जा रही है, तो रबी की फसल आपको बतानी है कौन सी है। ABCD में रबी की फसल बताइए कौन सी है? तो चना और गेहूं देख रहे हैं, धान देख रहे हैं, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। फिर गेहूं है, हाँ बिल्कुल ये तो रबी की फसल होगी। तो गेहूं के साथ मक्का या गेहूं के साथ चना? तो गेहूं के साथ चना, तो ये रबी की फसल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है, क्योंकि इसमें होती है श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये सभी। तो पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक क्यों कहा जाता है? कारण आपको बताना है। तो पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण, वनों के संरक्षण, सामुदायिक वानिकी या सौर ऊर्जा? बताइए, राजेंद्र सिंह जो कि तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह जी को मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ये नोबेल पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में आता है, नाम इसका मैग्सेसे
मैग्सेसे है, लेकिन फिर भी ये नोबेल पुरस्कार की तरह ही होता है। तो यहाँ पे जो राजेंद्र सिंह, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जो पुरस्कार दिया गया है वो किस क्षेत्र के लिए, किस कार्य के लिए दिया गया है? तो जल संरक्षण के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया है? तो जल संरक्षण के लिए ये दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसके बारे में ये कहा जाता है, जैसे कि ये जो जल संरक्षण वाला ये बताया गया है, तो ये हमको ये सब इस तरीके के प्रश्न ना पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा आप लोगों इस तरीके के प्रश्न यदि आप देखिए तो इनको याद भी करते हुए चलना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नदी मुहानों के लक्षण है। क्या है बताइए? नदी मुहानों के लक्षण क्या होते हैं? ताजा एवं खारा जल, अधिक उत्पादकता, समृद्ध जैव विविधता, ये सभी। तो नदी मुहानों के लक्षण क्या है? तो नदी मुहानों के लक्षण की यदि हम बात करते हैं तो नदी मुहानों के लक्षण ये सभी होते हैं, क्योंकि ताजा और खारा जल वहाँ पे होता है, अधिक उत्पादकता वहाँ पे होती है और समृद्ध जैव विविधता वहाँ पे आ जाती है। तो ये सभी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? पारिस्थितिक संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर या जैव अपघटन। तो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो जैव सांद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है? निरंतर बढ़ती मात्रा जैव सांद्रण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएंगे। केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए या कस्तूरी मृग के लिए? बताइए, केदारनाथ अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए, बाघों के लिए या कस्तूरी मृग के लिए? तो ये जाना जाता है केदारनाथ अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा का, टैगा का, सवाना का या स्टेपीज का? बताइए, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? तो आर्कटिक मरुस्थल टुंड्रा का दूसरा नाम है। किसका? टुंड्रा का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? मेसोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। उभयचर जीवों का, सरीसृप जीवों का, स्तनधारी जीवों का या पक्षियों का? तो मेसोजोइक युग जो है सरीसृप जीवों का युग माना जाता है। किसका माना जाता है? सरीसृप जीवों का युग माना जाता है। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूकंप से, भूस्खलन से, नाभिकीय दुर्घटना या अम्लीय वर्षा? तो चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? चेरनोबिल एक्सीडेंट। तो चेरनोबिल एक्सीडेंट संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। किससे? नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? दोमट में, बालुई में, चिकनी में या बारीक बालू में? बताइए, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो जल धारण क्षमता चिकनी मिट्टी में जो है अधिक होती है, चिकनी मृदा में अधिक होती है। जल धारण क्षमता पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किसको? प्रोफेसर बीरबल साहनी को या फिर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को या फिर प्रोफेसर M.O.P. आयंगर को या डॉक्टर वी कुरियन को? बताइए, किसे कहा जाता है हरित क्रांति का जनक? तो हरित क्रांति का जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है, भारत में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। आर्कटिक टर्न, हमिंग बर्ड, एल्ब्राटस या पेंगुइन? तो बर्फ पर अंडे कौन देता है? बताओ तो, बर्फ पर अंडे कौन देता है? तो बर्फ पर अंडे पेंगुइन। कौन? पेंगुइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करता है? अनुच्छेद 42, 51A, 48A या 20? तो आपको यदि ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप जान जाएंगे। बताइए, मुझे लगता है आप सभी से ये प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। यदि हमें ये पता है ना कि मौलिक कर्तव्य हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ है, तो 51A है। जब 51A है तो बस वही है, 51A हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? गैर वन्य गतिविधि पूछा गया है, देखना, हाँ, गैर वन्य गतिविधि पूछा जा रहा है। चाय, शहतूत, कड़िया, ये सभी। तो वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यदि हम बात करते तो चाय, शहतूत, कड़, ये सभी क्या है? गैर वन्य गतिविधि के अंतर्गत आती हैं, इन सभी की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों, अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? समताप मंडल, मध्य मंडल, शोभ मंडल या आयन मंडल? बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा हमारा समताप मंडल, स्ट्रैटोस्फीयर। क्या होगा? स्ट्रैटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम की, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश की, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करने की, या उपरोक्त सभी? तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में क्या आवश्यक है? बताइए, पढ़िए और बताइए क्या है आवश्यक। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? उपरोक्त सभी, यानी कि संज्ञानात्मक आयोपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश होना चाहिए, और स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत होना चाहिए, प्रस्तुत करना है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर बनेंगे। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं पर्यावरण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, या उपरोक्त सभी? तो पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक पूछा गया। प्रशिक्षण संकेतांक क्या है? तो पर्यावरण पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, जी हाँ। अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, जी हाँ। पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, जी हाँ। यानी कि उपरोक्त सभी। जब जी हाँ तो सभी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, या शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, या वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है? तो कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश, जी हाँ बिल्कुल होना चाहिए। वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि, जी हाँ। कहानियों और घटनाओं को शामिल करना है, वो भी वास्तविक, जी हाँ होना चाहिए। परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर है, अब वो अमूर्त अवधारणा क्या जानेंगे? वो देख रहे हैं, उसको बताइए ना। आप कहीं आप हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, ठीक है, हालांकि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चे हैं वो प्राथमिक स्तर पर है, तो वो तो नहीं जानेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भूतापी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक, अनवीनीकृत, अपारंपरिक या नवीनीकृत, या पारंपरिक, अविनीकृत, अनवीनीकृत, अनवीनीकृत होगा, है ना, अनवीनीकृत। बताइए क्या है? पारंपरिक, अनवीनीकृत। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए कि ये जो भूतापी ऊर्जा होती है ना, वो क्या है? अपारंपरिक है और नवीनीकृत है। क्या है? अपारंपरिक है और नवीनीकृत है, भूतापी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल चक्र को नियंत्रित करता है क्या? घास स्थल, वन, प्लवक या उपरिरोही? क्या है? जल चक्र को नियंत्रित करता है, तो जल चक्र को नियंत्रित वन करते हैं। वन करते हैं कि नहीं, तभी बोला जाता है कि वन नहीं काटने चाहिए, है ना, वन नहीं काटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जल चक्र को नियंत्रित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर खाद्य, प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक स्थान में नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक स्थान पर रह रही हैं, नजदीकी संबंधी जातियों के मध्य जो भिन्न स्थान में उग रही हैं
और फिर उसके बाद में ये है कि दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में, दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही है, या दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों में उग रही हैं। तो बताइए, खाद्य, प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। कब होता है अधिक संघर्ष? जब नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य, नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हैं, तभी क्या होता है? तो खाद्य, प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है, क्योंकि एक तरीके के हैं, उन सभी को एक तरीके का कंडीशन चाहिए रहता है, खाद्य, प्रकाश, स्थान चाहिए रहता है, तो उनमें अधिक संघर्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, विज्ञान की आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने जानने के अवसर प्रदान करना, या अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है पूछा जा रहा है। तो कौन सा नहीं है? तो भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता चाहिए क्या? जी हाँ चाहिए। पर्यावरण को खोजने का अवसर मिलना चाहिए क्या? जी हाँ मिलना चाहिए। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास होना चाहिए क्या? जी हाँ होना चाहिए। फिर क्या विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना ये बोला जाता है क्या कि रट्टू तोता बन जाओ? जी नहीं, पर्यावरण अध्ययन के लिए ये वाली बात नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। पेड़ों की कटाई घटाती है, क्या घटाती है? वर्षा, मृदा अपरदन, भूस्खलन या ये सभी? तो पेड़ों की कटाई क्या घटा देगी? बताओ तो, पेड़ों की कटाई क्या घटाएगी? तो अभी जस्ट हमने देखा था ना कि जल चक्र में कौन सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है? वन निभा रहे हैं। तो पेड़ों की कटाई क्या घटाएगी? वर्षा घटा देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। बताइए क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाते, क्योंकि ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध करवाते हैं। ये आसानी से उपलब्ध होने वाले संसाधन है। व्यक्ति नहीं मिल जाएंगे क्या? मानव समुदाय आपको नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। यही आपका ग्रुप बन जाएगा, यूट्यूब में ही आपका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, फिर इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। बिल्कुल होते हैं, समाज में नहीं होते क्या? होते हैं। इसका मतलब उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हैजा एवं आंत्र ज्वर के कारण है कीड़े, विषाणु, जीवाणु, कवक। हैजा और आंत्र ज्वर का कारण क्या होता है? बताओ तो क्या होता है? तो जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणु कारण बनते हैं हैजा और आंत्र ज्वर का कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, क्या है? पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर या चौराबाड़ी झील? बताइए। भागीरथी, भगीरथ ने लाया भागीरथी, है ना। गंगा कहाँ पे? भागीरथी, और गंगा आगे कहाँ से होती है? यानी कि भागीरथी कहाँ पे आकर के मिलती है गंगा से? तो देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिल जाती है? भागीरथी आकर के मिल जाती है। फिर आगे कौन बहता है? फिर आगे गंगा बन करके बहती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? गंगोत्री ग्लेशियर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का, या मनुष्य के कार्बनिक व्यर्थ को पीने के पानी में छोड़ने का। तो मिनीमाटा रोग जैसी देखो ना, तो आपके दिमाग में माँ से यानी कि एम से मिनीमाटा और एम से मरकरी होता है ना, यानी कि पारा होता है। तो बस पारा जहाँ पे देखो ना वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पारा जैसी देखो तो वही करेक्ट आंसर, यानी कि औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का मिनीमाटा रोग प्रदूषण जनित रोग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये हमने क्या देख लिया? हमने 30 MCQs डिस्कस किए हैं। किसके? तो हमने EVS के। ठीक है, इसके
ये सेशन आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है ना। और यदि आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप जानकारी, जिस भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए कोर्सेज से संबंधित, तो आप ले सकते हैं। और मोबाइल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। मोबाइल ऐप की लिंक साथ में कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट है, वहाँ से भी मिल जाएगी, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी न्यूनतम फीस रखी गई है, इसीलिए यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए। साथ में यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल यदि हम देखें ना तो ये तो गंगोत्री है, बिल्कुल है। तो आपको पता है क्या होता है, अलकनंदा और भागीरथी आकर के कहाँ मिल जाती है, देवप्रयाग में मिल जाती है। देवप्रयाग में मिल जाती है, जो कि कहाँ पड़ता है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों मिलती हैं आपस में, और उसके आगे अब क्या बन जाती हैं, उसके आगे गंगा रूप में अब ये जानी जाती हैं। यानी कि यहाँ पे अब उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, अब वो गंगा रूप में जानी जाती है। कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है। ये चीज याद रखना, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे आकर के मिलती हैं, तो देवप्रयाग में आकर के मिलती है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक मतलब कि ये वाली बात आप लोगों को मैंने बता दी है। फिर ये सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।